Students, today we have a lesson from political science. Okay, SS2 में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. हिस्ट्री का एक लेसन हम ले चुके हैं, तो एक मैं फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ. ओके, इन पॉलिटिकल साइंस वी हैव 6 लेसन. तो जिसमें से पहला लेसन है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो हम इसको आज लेंगे. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो फंक्शनिंग कैसे करता है. तो फिलहाल हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, पेज नंबर 69, लेसन नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस, SS1, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The textbooks of the political science will now have helped us to make an overview of local government, the values and the philosophy of the Indian Constitution. जो पॉलिटिकल साइंस है ये आपने 9th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था. तो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक आपको ये बता चुकी हैं कि इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, वैल्यू एंड द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऑल्सो गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में कि जो गवर्नमेंट चल रही है तो उसका स्ट्रक्चरिंग क्या है, मतलब किस तरह से वो स्टैब्लिश्ड है, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज प्लेस इन इंटरनेशनल रिलेशन. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने डिक्लेयर कर रखा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव मतलब उसका मकसद क्या है, टारगेट क्या है, वो किस लिए बनाया गया है. ओके, ऑब्जेक्टिव्स. Established a secular democratic republic. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, वो स्टैब्लिश करना है एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेसी नीचे आने ही वाला है. ओके, वैसे डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं, एक इलेक्शन सिस्टम, एक इलेक्टेड बॉडी अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजना, ये सब डेमोक्रेसी के अंडर आता है. Also it has made extremely important provision मतलब rules, norms बना रखे हैं, बनाए गए हैं to ensure that the citizen get justice and their freedom is protected. मतलब जो इस बात के लिए गारंटी है कि सिटीजन्स की को जस्टिस मिलेगी और उन्हें फ्रीडम मिले, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाएगा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप society based on social justice and equality will be established. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह देखा जाता है कि वो इसलिए है ताकि वो प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सके. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. जो अब रिपब्लिक डे हम बनाते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे, वो हमारा एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन बना है, कंप्लीट हुआ है. ओके, इसलिए हम बनाते हैं. देन द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन अकॉर्डेंस. उसके बाद से वर्किंग गवर्नमेंट आज तक इस पे काम कर रही है, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डेंस में, अकॉर्डिंगली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कानून में हमारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है. यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम नहीं करती है, गवर्नमेंट वो काम करती है जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है. ओके, इस चैप्टर में हम लेंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी क्या है या इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस. और जो भी हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस चला है तो उसके अंदर चेंजेस क्या आई हैं. ओके, एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस. और ऐसी क्या स्टेप्स ली गई हैं जिससे कि सोशल जस्टिस को आप स्टैब्लिश कर सकें, इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सकें. दिस रिव्यू विल प्राइमरली फोकस ऑन 3 एरियाज. और ये चीज़ें 3 एरियाज से रिव्यू की जाएंगी. उसमें पहला आ रहा है डेमोक्रेसी, नंबर 2 आ रहा है सोशल जस्टिस और नंबर 3 आ रहा है जुडिशियल सिस्टम. अब हम एक एक करके इसकी डिटेल पढ़ेंगे. पहला टॉपिक हमें आ रहा है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि
कोई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है। एसेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो उसका मेन एसेंस है, यानी जो उसकी मेन सोल है, ओके, जो मेन बात है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, वो ये है कि इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको इंटीग्रेट करे, एक जगह जमा करे। वंस दिस इज डन, जब एक बार ऐसा हो जाएगा, डेमोक्रेसी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। भाई हम जिस सोसाइटी में, जिस दुनिया में, जिस जगह हम रहते हैं, जिस कंट्री में, तो वहाँ एक पॉलिटिकल लाइफ भी हमारी होती है। तो उस पॉलिटिकल लाइफ के लिए डेमोक्रेसी एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सोसाइटी की, ओके। अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। जो इंडियन पीपल हैं, जो हम लोग हैं, जो हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेवल पर या लोकल गवर्नमेंट में भी। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। हमारे कंट्री में एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं। जैसे जनरल इलेक्शन है एवरी 5 years पे होते रहते हैं, फिर स्टेट इलेक्शंस हैं, फिर लोकल बॉडीज़ के भी, लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, लोकसभा, विधानसभा, देयर आर मैनी थिंग्स। मतलब इंटरवल एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इंडियाज़ का सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का। मतलब हमारे देश में जो रेगुलर इंटरवल पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते रहते हैं, ये एक टाइप का इंडिकेटर है, एक सिग्नल है। किस बात का सिग्नल है? कि इंडियाज़ की सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, मतलब हमारी डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, ये इस बात का एक इंडिकेटर है, एक पहचान है, एक सिग्नल है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस and the political competition shows that Indian democracy has become successful। और लोगों का पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल प्रोसेस में, ओके, एंड पॉलिटिकल कंपटीशन जो है उससे हमें पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, स्ट्रॉन्ग है। राइट टू वोट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे देश के कानून ने ये प्रोविज़न यानी रूल बनाया है, राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स। मतलब जो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर जाते हैं तो उनको एक राइट मिलता है, राइट टू वोट, ओके। अभी उसकी डिटेल नीचे आने वाली है। सेवरल प्रोविजन एग्जिस्टेड विच रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट। मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, यानी आज़ादी से पहले बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिससे हमें राइट टू वोट में हम रिस्ट्रिक्टेड थे, मतलब हमें राइट टू वोट नहीं था। ऐसे सच प्रोविजंस को बाद में कैंसिल किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women। मतलब बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करा हर एडल्ट को राइट टू वोट। एक पॉलिटिकल सिस्टम में राइट टू वोट को ही सफरेज भी कहते हैं, ओके। इक्वली दिया गया, यानी कि जेंट्स को दिया गया, लेडीज को नहीं दिया गया ना, ओके। मेन हो या वुमेन हो, जो भी अबाउ द एज ऑफ 21 years है, मतलब जिसकी भी एज अबाउ द ईयर 21 है, उन्हें वोटिंग राइट मिलता था। लेकिन आज ये डिक्रीज हो गया, 18 हो गया है। गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन, मतलब और 3 years कम हो गया है ताकि और यंग जनरेशन जो है वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। और जब यंग लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, यंग जनरेशन पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये और डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। सच प्रोविजन हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसे प्रोविजन से इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, बन गई है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर्स कंपेयर टू द एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। अगर आप किसी दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन से इंडिया को कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया के पास ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स हैं एज कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। दिस चेंज इज़ नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वांटिटेटिव चेंज है कि हमने 21 से 18 कर दिया ताकि ज़्यादा यंग जनरेशन पार्टिसिपेट करे तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए ना, बट ऑल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग।
लेकिन इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि आज नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज होती हैं। अगर कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी जब इमर्ज होती है, सामने आती है, ठीक है, उभरती है विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द यंग वोटर्स, तो यंग वोटर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो आगे आती हैं। तो जब कोई नई चीज़ आएगी, नई बात आएगी, ठीक है, तो उससे हमारी डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री को स्ट्रेंथ मिलती है। दीज पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल के हिसाब से चलती हैं, मतलब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी उम्मीद है, जो उनकी होप है, जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से, और फिर ये कम्पीट करती हैं इन द पॉलिटिकल स्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर, मतलब अगर एक ही जगह सेंट्रल सारा पावर होगा, डेमोक्रेटिक पावर अगर एक हैंड में होगा तो इसको तो फिर डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में जो पावर होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ओके, इसका मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन का कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल, मतलब इसमें कॉमन पीपल भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और डिसेंट्रलाइजेशन मिसयूज होने से बचाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे कंट्री के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर प्रोविजन इंक्लूड्स हैं फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इससे एक जेन्युइन काम होता है और जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उन्हें भी कुछ पावर्स मिलते हैं। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन से आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद आज तक बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए हैं जिससे कि पावर को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया जाए। ठीक है, इसके लिए एक सच इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट हुआ था इज द 73rd और 74th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd और 74th अमेंडमेंट, ये एक एक्ट था, उसके नेम में ही ऐसे कहा जाता है, विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। इस टाइप के अमेंडमेंट एक्ट ने, या जो अमेंडमेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का, उनको बहुत ज़्यादा पावर भी मिला, इंक्रीज हुआ। ओके, और एक स्टेटस भी उन्हें मिला। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को, और उनकी पावर भी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हमारा टॉपिक आ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। इसके बारे में आप काफ़ी सुनते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक सिटीज़न होने के नाते किसी भी कंट्री में, या इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, हमें राइट है कि हमें इंफॉर्मेशन मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन राइट मिले। ओके, इस चीज़ का हमारा राइट है कि हमें इंफॉर्मेशन राइट मिले। सिटीजन एम्पावरमेंट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, लोगों का एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती ही लोगों से, ठीक है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये आपने सुना होगा। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, मतलब लोगों का पार्टिसिपेट करना और उनका गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हेल्प करता है, मतलब जितना ज़्यादा सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगी, कम्युनिकेशन मतलब नहीं कि मैं जाके बात करूँगा, ठीक है ना, किसी लीडर, नेता, PM, इससे उससे, नो,
इसका मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हुए जब मैं अपने राइट्स समझूंगा, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन लूँगा, मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो इस तरह से इंटरैक्ट करने के लिए लिखा हुआ है इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। इससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात अभी बता दूँ, अगर एक स्टूडेंट टीचर से बात नहीं करता है या कम बात करता है या डाउट्स नहीं पूछता है या प्रॉब्लम नहीं पूछता है, तो इसका मतलब स्टूडेंट या टीचर भी उससे इंटरेक्ट अगर नहीं करता है, तो इसका मतलब है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक रिलेशन है वो स्ट्रेंथेंड नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, क्या मैं जानना चाहूं क्या मैं नहीं जानूं। ऐसे ही आप अगर किसी कंट्री में रहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए आरटीआई है। इस आरटीआई की मदद से या इस आरटीआई की वजह से एक इंटरेक्शन होता है सिटीज़न का अपने गवर्नमेंट के साथ, ओके। एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है बिटवीन देम, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में सिटीजन को पता होना चाहिए, किसी भी एक कॉमन मैन को पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है टू सिटीजन ऑफ इंडिया टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। मतलब क्या चल रहा है वो ट्रांसपेरेंटली हमें पता होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके, हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, ये एक हॉलमार्क है, ये एक साइन है, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस का। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट। राइट आरटीआई की वजह से, राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, ओके, एंड हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सिक्रेसी, और गवर्नमेंट ने भी जो सिक्रेसी होती थी, ठीक है ना, पहले छुप के कोई काम हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें क्या पता, तो अब ऐसा नहीं होता है। आरटीआई के थ्रू आप हमेशा वो चीज़ें रिड्यूस्ड हो गई हैं, अब गवर्नमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट काम करती है या करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और सिक्रेसी वाली एलिमेंट्स रिड्यूस हो गए हैं। आफ्टर द ईयर 2000 जो होल अप्रोच टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म थी वो चेंज हो गई है। मतलब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मतलब बदलाव, चेंज लाने को, चेंज करने को, ओके, रिफॉर्म कहते हैं बदलाव लाने को। अब ये अप्रोच काफ़ी चेंज हो गई है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर कंसिडर्ड एज राइट्स, अब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को राइट्स कहा जाता है ऑफ सिटीजन, मतलब ये हमारा अधिकार है, हक है, ठीक है ना, सिटीजन्स का। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अकॉर्डिंगली सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया, और इन सारे राइट्स से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथेंड हुई है, बेटर हुई है।